संविधान की उद्देशिका भेंट करें। हमारे प्रमुख वक्ता श्रीमान मनदीप दहीवाले जी को भी संविधान की उद्देशिका भेंट करेंगे। धन्यवाद सर। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संबोधन हेतु आज के प्रमुख वक्ता श्रीमान माननीय मनदीप दहीवाले जी को, कि वे आज के अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें। तो सभी को जय भीम, जय ज्योति, जय शिवराज। बहुत सारी बातें जो है वो तलवारे साहब ने हम सबके सामने रखी है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सर के भाषण से आपने देखा होगा कि कितनी बहुत सारी जानकारी हमारे पास नहीं है और कितनी जानकारी लेना हमें आवश्यक है। तो मैं जो महापुरुषों की जो श्रृंखला है उसके जो आखिर के जो मोती है बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके कुछ पहलुओं के ऊपर मैं थोड़े विचार डालूंगा। उसके पहले कि हम बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानते हैं, और हम तो बहुत कम जानते हैं, बाहर के लोग भी बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन जब वो बाबा साहब के बारे में जानते हैं तो वो यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा भी इंसान जो है इस धरती पे पैदा हुआ है। तो एक बार मैं ऐसे ही अमेरिका में था, बाबा साहब के बारे में बात कर रहा था, और उस सभा में जो है वो काफी अलग अलग किस्म के लोग बैठे थे, अमेरिकन लोग थे। तो जब मैंने बाबा साहब के बारे में बताया उनको किस प्रकार बाबा साहब ने अपने जीवन को जो है वो लोगों के लिए कुर्बान कर दिया और उनकी अलग अलग जो अचीवमेंट्स उनको गिनाया, तो जब मैं नीचे उतरा तो 2-3 जो महिलाएं थी उनकी आंखों में पानी था कि इतना बड़ा आदमी इस धरती पे पैदा हुआ है और इसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये बाबा साहब जो थे, तो बाबा साहब में बहुत सारी प्रतिभाएं थी। बाबा साहब का जो कार्य है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बाबा साहब का कार्य देखेंगे, तो एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, कि मानवीय हक के लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के बारे में एक अमेरिका के जो अश्वेत नेता है, अभी वो प्राध्यापक है बहुत बड़े, केविन राव साहब, वो कहते हैं कि अगर बाबा साहब का योगदान ये सिविल राइट्स मूवमेंट में क्या है, अगर इसको जानना है और उसका जो है उसकी जो तुलना है अगर अमेरिका के जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उसके साथ करने हैं, तो बोलते हैं कि आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में सोचिए, आप माल्कम एक्स के बारे में सोचिए, आप W.E.B. डू बोइस के बारे में सोचिए, आप थरगुड मार्शल के बारे में सोचिए, आप बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में सोचिए। बहुत बड़े बड़े नाम है अमेरिका में, और इन सारे महापुरुषों को आप मिलाएंगे तब आपको कहीं जाके बाबा साहब के बारे में आप सोच सकते हैं। ये बहुत बड़े लोग हैं अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग, माल्कम एक्स, W.E.B. डू बोइस, जो जिससे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खड़े किए, थरगुड मार्शल, ये अफ्रीकन अमेरिकन में से पहला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज। W.E.B. डू बोइस, जिसके साथ बाबा साहब को पत्राचार हुआ था, वो हार्वर्ड का पहला PhD था अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में। इन सारे प्रतिभाओं को मिला दो तो आपको बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब क्या है ये आपको पता चल सकता है। अगर हम बौद्ध विश्व में देखेंगे तो बाबा साहब ने जो धर्म की क्रांति की है, उसकी तुलना जो है सिर्फ अशोका के साथ की जा सकती है। आपको पता है कि सम्राट अशोक ने जो काम किया उसके चलते हुए पूरे विश्व में जो है वो बौद्ध धर्म फैला, और भारत की जो पहचान विश्व में है वो सिर्फ बुद्ध के कारण है। अब कहीं भी जाइए, एक बार मैं कोरिया में था तो एक बड़े व्यक्ति से मिल रहा था, तो वो कहते थे कि कोरिया में ऐसी ट्रेडिशन है कि हम आपके देश की तरफ जो है वो पैर करके नहीं सोते हैं। हम आपके देश की तरफ जब हम सोते हैं, हमारे जो बुद्ध विहार होते हैं उनके दरवाजे भारत की तरफ खुलते हैं। चाइना में भी वही परिस्थिति है, चाइना के घर घर में जो है वो भगवान बुद्ध का नाम चल रहा है। जापान में भी वही परिस्थिति है, हर जगह पे वही स्थिति है। तो ये जो हो गया ये सब सम्राट अशोक के कारण हुआ।
और आधुनिक दुनिया में अगर वो बौद्ध धर्म को फैलाने का काम अगर किसी ने किया है, घर घर में पहुंचाने का जो काम किया है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो अगर हम धर्म के क्षेत्र में देखते हैं तो बाबा साहब की तुलना केवल ही केवल जो है वो अशोक के साथ। डेमोक्रेसी, संविधान, इस चीज की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है वो पहला संविधान बना, और वहां के जो बड़े बड़े संविधान कर्ता थे, जिनमें जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिभा वाले लोग जो थे उन्होंने मिलकर संविधान बनाया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो संविधान की निर्मिति जो भारत में हुई है वो पहली 1940 से उसका काम चालू नहीं हुआ, बहुत पहले वो काम चालू हुआ था। और जो डेवलपमेंट भारत में हुई है 1917 के बाद, वो सारे डेवलपमेंट में जो बाबा साहब का जो योगदान था बड़ा ही भरघोस और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर हम डेमोक्रेसी, जनतंत्र की बात करेंगे और भारत में जनतंत्र लाने की बात करेंगे तो बाबा साहब की जो तुलना है वो हम जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जेम्स मैडिसन, इन लोगों के साथ ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अगर बाबा साहब को हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी गहरी उनकी जो प्रतिभा थी, कितनी गहरी थी। लेकिन आज जिस विषय के मैं बारे में बात करूंगा वो विषय है कि जो बाबा साहब का जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और जैसे कि सरवारे साहब ने बताया कि बाबा साहब के विचारों को जो था, एक जमाने में बाबा साहब के विचार में थे, उस विचारों ने जो है भारत की नींव रखी। इस आधुनिक भारत की जो नींव रखने का काम जो है बाबा साहब ने किया है। और इसकी जो दखल है वो भारत में नहीं हुई, लेकिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री दुनिया में हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। उनका नाम है गुनार मिर्डल। गुनार मिर्डल ने 2 किताब लिखा है, एक लिखा अमेरिकन ड्रामा और एक लिखा एशियन ड्रामा। और ये जो गुनार मिर्डल है, इसको नोबेल प्राइज मिला बाद में। ये गुनार मिर्डल बोलता है कि बाबा साहब का जो अर्थशास्त्र है उसको समझने की जरूरत है। और ये गुनार मिर्डल की बीवी थी जो स्वीडन की बहुत बड़ी मिनिस्टर थी। और स्वीडन आप जानते होंगे कि जो सामाजिक जो जनतंत्र है उसका एक आदर्श देश करके स्वीडन की जो है वो हम स्वीडन की तरफ देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बाबा साहब की जो प्रतिभा है इस क्षेत्र में, और बाबा साहब ने क्या किया, क्योंकि बाबा साहब जो थे बेसिकली ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेना ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत ज्यादा कठिन बात है। वहां तो बहुत सारे लोगों को एडमिशन मिलती नहीं है, आप कितने भी विद्वान रहे लेकिन वहां पे आपको एडमिशन मिलती नहीं है। और वहां से पीएचडी प्राप्त करना जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर थे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी थे। अभी अगर हम बाबा साहब के पहले ग्रंथ को देखते हैं जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के दृष्टि से लिखा, जिसका नाम बहुत ही बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस कैसे चलता था उसके बारे में जो बाबा साहब ने ब्यौरा दिया है। किसी को भी अगर भारत में टैक्सेशन की हिस्ट्री क्या है, भारत में फाइनेंस की हिस्ट्री क्या है, इसको अगर पढ़ना है तो ये जो किताब है ये टेक्स्ट बुक का काम करती है। और इस किताब में जो है बाबा साहब ने इंपिरिकल एविडेंसेस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज है वो भारतीय लोगों का शोषण करती है। जब सही तरीके से अगर बाबा साहब की जीवनी को जाना जाएगा तो पता चलेगा कि बाबा साहब से बड़ा देशभक्त इस पूरे भारत में नहीं हुआ। उस वक्त यंग अंबेडकर इज टॉकिंग अबाउट हाउ द इंडियंस आर एक्सप्लॉइटेड, कि भारत के लोगों का किस प्रकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार शोषण करती है। उसमें इतना गहराई से अध्ययन किया है, डाटा साइंस जिसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा लेके बाबा साहब ने जो फैक्ट्स लाए, जो हिस्ट्री दी है टैक्सेशन की, और बिना उस हिस्ट्री को पढ़े हुए हम आज के भारत को समझ नहीं सकते। आज के भारत में जो चल रहा है, जो टैक्सेशन की स्कीम्स है, अलग अलग टैक्सेशन की प्रणालियां है, उसको समझना है तो वो हमें रूट में जाके उसको समझना पड़ेगा। तो वो एक जो ग्रंथ है उसमें बहुत सटीक ऐसी जानकारी भी मिलती है भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में। दूसरी जो किताब बाबा साहब ने लिखी थी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, उसका जो टाइटल है, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन
ये वर्ड जो है डिसेंट्रलाइजेशन, आज उसके ऊपर भारत के अंदर बहुत झगड़े हो रहे हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। उस जमाने में लिखा हुआ होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किस प्रकार वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। आज भी भारत के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होती है, सेंट्रलाइज होती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उनका जो पावर है वो कम होता है। आज हम जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल स्टेट की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। आप सोचिए उस जमाने में बाबा साहब ने जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके सूत्र कैसे होना चाहिए, किस प्रकार जो है ये जो है वितरण होना चाहिए पैसों का, इसके बारे में बाबा साहब ने उस जमाने में रखी। ये जो स्टडी है इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, तो पूरी दुनिया के जो राष्ट्र है उसके लिए इस स्टडी की जरूरत थी, है और रहेगी, कि किस प्रकार जो है उसको फाइनेंशियल पावर जो है वो सेंट्रल में और स्टेट में जो है वो शेयर होगा। उसी के ऊपर जो है स्टेट की यूनिटी बनी रहती है, देश की यूनिटी बनी रहती है। तो भाइयों बहनों, ये जो सेकंड जो बुक है, अगर आप इसको गहराई से जानेंगे तो आप बाबा साहब दो दृष्टि को देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो आवंटन को सेंटर में और स्टेट में देखने के लिए हमें ये बहुत ही सरल मुद्दा लगता है, लेकिन अगर हम इसको गहराई से जाएंगे तो आज भारत में जो अलग अलग जो राज्य है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है वो इस बुक की तरह से जो है वो देखा जा सकता है, और सॉल्यूशन जो है वो निकाले जा सकते हैं। इसी को चलते हुए बाद में फाइनेंस कमीशन जो है इसकी नींव रखी गई और फाइनेंस कमीशन बना। एक किताब जो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हम बाबा साहब को देखते हैं और हम देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर एज अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, जो अमर्त्य सेन कहता है कि मेरे वो मॉडल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर एज अ मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट कि पैसा कैसे चलता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। उस वक्त फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। उस वक्त जो है वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी में बाबा साहब ने जो इतनी गहराई से बताया कि ये जो रूपी की पॉलिसी कैसे एक्सचेंज रेट ठहराया जाए, कैसे रुपया जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये जो मैं जो आपको टेक्निकल बातें बता रहा हूं, इसके अगर गहराई में जाएंगे हम तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब की जो इकोनॉमिक जो दृष्टि थी वो इतनी गहरी थी कि अगर हम आज उसको रिवाइज करते हैं तो हम इस भारत को जो बोलते हैं ना सुपर पावर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, वो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर की बाबा साहब की जो पॉलिसी थी, बहुत पहले ही यंग अम्बेडकर था रिटन सो मच ऑन द एग्रीकल्चर पॉलिसी। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। उस वक्त जो भी हम मॉडर्न जमाने में मतलब थोड़ी चीजें टेक्निकल हो जाएगी, जिसको हम फ्यूचर ऑप्शंस और जो सोहान को बोलते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, ये सब चीजों में बाबा साहब ने तो कंसल्टेंसी बोल के रखी कि भैया आओ हम आपको बताएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज कैश पीपल डिडंट गो टू हिम। जब उनको पता चला कि बाबा साहब की ये देश ऐसा है कि आप जो है दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो, लेकिन अगर आपको एक जात का टैग लगा दिए तो आपकी तरफ कोई आता भी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास इकोनॉमिक गेन भी हो, बाबा साहब के टिप्स लेके आप हो सकता है करोड़ों रुपए कमा लो, बावजूद उसके बाबा साहब के पास लोग नहीं गए, क्योंकि वो जानते हो कि बाबा साहब जो है वो एक अनटचेबल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो टेक्निकली हम बाबा साहब की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, और हमें बहुत सारी जो दृष्टि है बाबा साहब की वो हमें मिल सकती है। लेकिन जो आज जो एक अनछुआ जो एक विषय है जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत गहराई से समझना जरूरी है। तो पता है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो है द वर्ल्ड वॉर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। भारत में भी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, ब्रिटेन में रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो ब्रिटेन में एक मूवमेंट आई, और जिसके चलते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन बिकेम दी वेलफेयर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको हमें समझना जरूरी है। तो ये जो वेलफेयर स्टेट की जो नींव है ब्रिटेन में रखने वाले, उनका नाम था सर विलियम बेवरिज। इनका नाम आप ध्यान में रखिए, सर विलियम बेवरिज। और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है उसके वो हेड थे, और 1936 को सर विलियम बेवरिज ने बाबा साहब को इन्वाइट किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कि आओ और हमें कुछ बातें बताओ, भाषण दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वॉज एन एलुमनी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर बेवरिज जो मतलब सर विलियम बेवरिज है, उनका योगदान जो रहा है वो रहा है कि अगर
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसकी क्या मिसालें होगी, इसके बारे में बेवरिज ने 1942 में एक रिपोर्ट की, उसका नाम था बेवरिज रिपोर्ट। और वही काल है, उस वक्त बाबा साहब जो थे वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब की एंट्री हुई थी 1946 to 1942 to 1946। अभी ये जो बेवरिज है, ये बेवरिज ने जो रिपोर्ट लिखी, उसकी जो कॉग्निजेंस है, वो बाबा साहब तो लिए थे कि बाबा साहब का मित्र ही था। बाबा साहब को उसने 1936 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भाषण देने के लिए बुलाया था। तो ये जो बेवरिज है, इसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ शेड्यूल कास्ट अफेयर, ISC, जो बाबा साहब के गाइडेंस में बना था, एंड इट वाज एफिलिएटेड विद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी थी। और ये थिंक टैंक था, और ये थिंक टैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त लिखा कि ये जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसके लिए क्या करना चाहिए। उसमें एक पॉइंट था जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इंग्लिश में पॉइंट है वो, साइंटिफिक सोशल रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन बेवरिज रिपोर्ट टू ब्रिंग इन बेसिक सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। तो ये जो बेवरिज की रिपोर्ट थी वो क्या थी, साइंटिफिक सोशल रिकंस्ट्रक्शन। अगर समाज को रिकंस्ट्रक्ट करना है, समाज को बदलना है, समाज में बदलाव लाना है, तो साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। साइंटिफिक सोशल रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन बेवरिज रिपोर्ट आउटलाइनिंग बेसिक सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। आप जो ईपीएफओ में जो काम कर रहे हो, बेसिकली यू आर डूइंग सोशल सिक्योरिटी। आप सोशल सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, आप जो समाज को है वो सोशल सिक्योरिटी देने का काम कर रहे हैं, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। आप पैदा होते तब से और जब तक आप मरते हुए तब तक स्टेट का रोल जो है वो खत्म नहीं होता है। स्टेट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजन टू लुक आफ्टर फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव। ये बताया बेवरिज रिपोर्ट में। और ये जो फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव जो है, ये टर्मिनोलॉजी आती है चर्चिल से। और बता रहा हूं मैं, ये रिपोर्ट इतनी पॉपुलर हुई ब्रिटेन में कि उसको चलते हुए चर्चिल जो है वो इलेक्शन हारा और एटली साहब जो है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि वॉर ना हो, पीस हो, हमें खाने के लिए अनाज हो, हमें हेल्प हो। और इस बेवरिज ने जो है जो रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट की कॉग्निजेंस जो थी वो द इंस्टीट्यूट ऑफ शेड्यूल कास्ट अफेयर्स ने 1944 में ली। और बाबा साहब तो पहले इस रिपोर्ट को जानते थे। दूसरी चीज कि एक HM त्रिवेदी था जो बाबा साहब के अंडर काम करता था। जब बाबा साहब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, तब उसने सारे लेबर लॉ और फैक्ट्री लॉ को इकट्ठा करके किताब लिखी और 1945 में पब्लिश की। और उसकी जो प्रीफेस है वो प्रीफेस बाबा साहब ने लिखी। और उस प्रीफेस में जो है वो बाबा साहब ने जिक्र किया है बेवरिज रिपोर्ट का। ये बेवरिज की जो रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है, साइंटिफिक सोशल रिकंस्ट्रक्शन की जो रिपोर्ट है वो भारत में भी जो है वो लागू है। क्योंकि जो इंग्लैंड में होता था वो भारत में उसके प्रतिशत जो थे वो गिरते थे। तो क्या है ये बेवरिज रिपोर्ट और उसका आज हमारे साथ क्या मालूम है, और बाबा साहब का इस देश के लिए क्या योगदान रहा है गहरा, इस देश को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, उसको हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बेवरिज है, इसने 5 दुश्मनों को आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाइड द 5 इविल्स, जो इंसान को जो है इसके 5 शत्रु है, ऐसे बेवरिज ने कहा। 5 शत्रु, 5 एनिमीज ऑफ द ह्यूमैनिटी, 5 एनिमीज ऑफ द पीपल। पहला कौन सा है, वांट एंड पॉवर्टी। ये वांट जो शब्द है ये बाबा साहब के टर्मिनोलॉजी में जो है वो आपको हर जगह पे मिलेगा, वांट एंड पॉवर्टी। ये पहला शत्रु होता है। अगर हम पॉवर्टी की दृष्टि से भारत को देखेंगे, हम अपने देश को आज देखेंगे, तो आज भारत के अंदर 30% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, आज भी भारत के अंदर जो है 30% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब कोई भी प्रमाण देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर जो लोग हैं 30% हमारे खुद के देश के लोग जो है पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि आपके लिए खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं। हम जो अच्छी जिंदगी जीते मिडिल क्लास लोग, अगर हम अपना दायरा बढ़ाएंगे, अनुभव करेंगे अगर समाज का, तो हमें पता चलेगा कि 30% जो लोग हैं उनको खाने के लिए भी अनाज नहीं। पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं, हंगर लाइन जो है वो भारत में बहुत सारे लोग जो है वो बिलो हंगर लाइन है, उनको पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन नहीं मिलता है।
कुछ साल पहले उड़ीसा में एक घटना घटी थी कि एक महिला जो है अपने बच्चे को बेच के जो है वो अपना घर चलाना चाहती थी। आपको पता रहेगा कि उड़ीसा में और एक वाकया हुआ था कि जो मैंगो कर्नेल, मैंगो के अंदर जो कर्नेल होते हैं उसको खा के लोग अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, बहुत लोग मर गए। कितने कुपोषित बालक, कितने लोग, कितनी माताएं, कितनी बहनें इस भारत में हर दिन मरती है भूखमरी से, इसका हमें अंदाजा नहीं है। तो पहला इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का अगर कोई एनिमी है जो बेवरेज ने आइडेंटिफाई किया था वो था वांट एंड पॉवर्टी। और बाबा साहब ने बोला, देखो कितनी गहराई से इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने बोला कि द स्टेट, द रोल ऑफ द स्टेट इज टू मेक द सिटीजन फ्री फ्रॉम फियर एंड फ्री फ्रॉम वांट। ये दो वाक्य में बाबा साहब ने बोला कि जो सरकार है उसकी ड्यूटी है कि जो सिटीजन्स है उनको भय मुक्त किया जाए और उनको भूख मुक्त किया जाए। क्या ड्यूटी है सरकार की? भय मुक्त करना और भूख मुक्त करना। अगर ये ड्यूटी सरकार की नहीं है तो क्या ड्यूटी होगी? भय मुक्त और भूख मुक्त करना। तो ये जो एनिमी नंबर 1 है लोगों का वो है पॉवर्टी। तो बेवरेज ने यह प्रपोजल रखा था कि यूनाइटेड किंगडम में जो है वो यूनिवर्सल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस दिया जाए, सो दैट अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आपको सिकनेस है, डिसेबिलिटी है, अगर मैच्योरिटी है, ओल्ड एज है, तो उससे जो आपको समस्या होती है तो गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर यू। और उसको बोला गया था यूनिवर्सल सोशल इंश्योरेंस। और ये जो स्कीम है वो ब्रिटेन में लागू की गई थी। तभी तो वेलफेयर स्टेट बनता है। तो भारत में बाबा साहब इंश्योरेंस के बारे में कहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर शुड नेवर बी प्राइवेटाइज्ड। इंश्योरेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जो इंश्योरेंस है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे जो लोग हैं, सारे जो सिटीजन्स है, उसका इंश्योरेंस है जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट कैन नेवर बी प्राइवेटाइज्ड। इस डायमेंशन को देखिए, इस जो पॉलिसी को देखिए और उसको आज की तुलना में आप उससे मैपिंग करिए तो आपको पता चलेगा कि आज भारत के अंदर क्या हो रहा है और क्या दृष्टि भारत ने की। दूसरा जो एनिमी है लोगों का वो है बीमारियां। जब किसी को कोई बीमारी होती है तो कैसे होता है, हम सभी इसका अनुभव ले सकते हैं। तो बीमारियां, डिसीज, ये बहुत बड़ा एनिमी है लोगों का। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि डिसीज भी बहुत बड़ा एनिमी है। आगे जाके इंग्लैंड में जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ स्कीम बनी, फ्री हेल्थ स्कीम। ब्रिटेन में आज भी जो है लोगों को फ्री हेल्थ स्कीम है। आपको कौन सी बीमारी है, क्या है, कोई मतलब नहीं रखता, आपको बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, उसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ स्कीम। और भारत के अंदर भी जो है इस प्रकार जो है वो फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिटीजन को फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट की जिम्मेवारी क्या है। तीसरा जो शत्रु है मानवता का, इंसानों का, वो है इग्नोरेंस, इलिटरेसी। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जो एजुकेशन है इट शुड बी फ्री फॉर ऑल। एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो सभी के लिए होना चाहिए। देश के हर नागरिक के लिए जो है वो एक्सेस टू फ्री एजुकेशन होना चाहिए। तो जिसको हम बोलते हैं पब्लिक स्कूल्स, इसको अमेरिका में बोलती है, चलाते हैं गवर्नमेंट। अमेरिका में जो एजुकेशन है वो फ्री है, इतना बड़ा कंट्री लेकिन फ्री है। प्राइवेट एजुकेशन बहुत कम लोग लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सीक द पब्लिक एजुकेशन, ठीक है। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, हमें जानने की जरूरत है कि क्या एजुकेशन को प्राइवेट किया जा सकता है। क्या इज एजुकेशन अ प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड? एजुकेशन देश के लिए होता है कि लोगों के पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है? तो ये जो तीसरा शत्रु है इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल। जो पांचवा दुश्मन है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके पास रोजगार की संख्या ही नहीं है, आपके पास रोजगार करने का जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मान लो, तो कैसे होगा। तो हमने देखा कि बाबा साहब ने जो किया इस क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इसकी बात जो है तलवार साहब ने कही। बहुत सारी जो चीजें, ऐसे पांचों जो एरिया है उसमें हर जगह पे बाबा साहब का जो है योगदान रहा है। और ये जो चीजें है, ये चीजें आगे जाते हुए हम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है वो भारत के बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान में जो है इसको फंडामेंटल राइट करके डालने वाले थे। बाबा साहब चाहते थे कि इकोनॉमिक राइट
should become the part of the Indian Constitution. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स है राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी, अभी नहीं हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइट्स है. राइट टू प्रोफेस रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, काफी सारे राइट आपको मिलेंगे आर्टिकल 19 में. लेकिन एक राइट जो है, जो बाबा साहब चाहते थे, इकोनॉमिक राइट, वो बाबा साहब चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रल पार्ट पर स्टेट एंड माइनॉरिटी जो बाबा साहब ने पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी और 1945 में उसका पब्लिकेशन हुआ था, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि वेन द इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मतलब मूल जो नैतिकता है और अर्थशास्त्र में जब भी झगड़ा होता है अर्थशास्त्र जीतता है. तो अगर आप इकोनॉमिक लोगों को, अगर सिटीजन को आप इकोनॉमिक स्लेव बनाते हैं तो वो लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एंजॉय देयर लिबर्टी इफ देयर माइंड्स, इफ देयर बॉडीज आर एंस्लेव्ड. आप समझ रहे? अगर आप किसी का गुलाम बन चुके हैं इकोनॉमिकली, तो आप जो है वो फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते. फिर व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्रीडम दैट इज गारंटीड बाय द फंडामेंटल राइट्स. तो बाबा साहब चाहते थे कि जो इकोनॉमिक जो राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स करके इंश्राइन हो, जो नहीं हुआ. लेकिन बाबा साहब ने क्या किया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें आर्टिकल बाबा साहब ने डाला, आर्टिकल 41. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो वेलफेयर स्टेट है उसको समझने के लिए और बाबा साहब के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए. एक है आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ, फिर उसको एक्सपैंड करके हुआ राइट टू लाइफ टू लिव डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ. फिर डिग्निफाइड लाइफ में आता है हाउसिंग, डिग्निफाइड लाइफ में आता है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट, डिग्निफाइड लाइफ में आता है हेल्थ केयर, डिग्निफाइड. तो यू कैन एक्सपैंड इट. पर जो आर्टिकल 41 है जिसमें हमें दिखती है कि ये जो नींव है स्पोर्ट वेलफेयर स्टेट की जो है वो बाबा साहब ने डिफाइन की है. डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन स्टेट को डायरेक्शन देते हैं भैया आपको इस डायरेक्शन में जाना है. तो किस डायरेक्शन में सरकार को जाना है, तो मैं उसको पढ़ूंगा और आपको इसको थोड़ा बताऊंगा कि क्या है आर्टिकल 41. तो आर्टिकल 41 बोलता है द स्टेट शॉल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट. जो सरकार है वो अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को देख के, लिमिट को देख के मेक इफेक्टिव प्रोविजन करेगी. क्या करेगी? फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क. ध्यान में रखिए वर्ड, द राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार. ये बाबा साहब फंडामेंटल राइट बनाने वाले थे. राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा लेने का अधिकार. एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर कोई बंदा और कोई लड़की और लड़का कोई अनएम्प्लॉयड है पढ़ने के बावजूद, तो उसको जो है उसको मदद करने का अधिकार. टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज. आप बूढ़े हैं तो आपको अधिकार है कि आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलेगी. और पब्लिक असिस्टेंस चैरिटी नहीं होती है. आप इसको ध्यान में रखिए कि कोई चैरिटी नहीं करता है, क्योंकि हम सब लोग जो है टैक्सेस देते हैं. कोई प्राइवेट कंपनी विदाउट पब्लिक खड़ी नहीं हो सकती है. आप कहां से बिजली लाओगे, आप कहां से सड़क लाओगे, आप कहां से जो है वो पूंजी लाओगे? बिना पब्लिक के प्राइवेट नहीं हो सकता है. तो ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट से लेके अगर पब्लिक को देना है तो कोई मतलब एक काम है, ऐसा नहीं है. क्योंकि जो स्टेट का ड्यूटी होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इक्वली. तो पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड अनडिजर्व वांट्स. अगर कोई जो है, अगर गलती से कोई गरीब बनता है, कोई बीमारी होती है उससे गरीबी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट से गरीबी आती है, तो उस वक्त जो है वो पब्लिक असिस्टेंस उनको होना चाहिए. अगर आप आर्टिकल 41 जो भारत का संविधान का जो ये है आर्टिकल, उसको अगर गहरे से समझेंगे तो किस प्रकार जो है वो वेलफेयर स्टेट को जो है वो बाबा साहब ने जो है वो पूरे पॉलिसी फ्रेमवर्क में मेंस्ट्रीम करने की कोशिश की है. तो भाइयों बहनों, मैं ज्यादा आपका वक्त दूंगा नहीं. एक दो जो बिंदु है वो आपके सामने रख के मैं आपको एक बात कहूंगा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारत में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, भारत में भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ, और एक ये था कमिटी थी जिसका नाम था रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ऑफ काउंसिल. तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके बाबा साहब मेंबर थे. उस वाइसरॉय कमेटी की, वाइसरॉय काउंसिल की एक रिकंस्ट्रक्शन कमेटी थी, और रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ने जो है 1941-44 को जो है वो डेवलपमेंटल प्लान सबमिट किया. और उस डेवलपमेंटल प्लान था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना भारत के लोगों का और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. 2 गोल थे.
क्या बोलते थे उसके, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना भारतीय लोगों की, और दूसरी थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सारे लोगों को जो है वो जो संपत्ति है तो संपत्ति में समान जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो इस कमेटी में जो योगदान है वो बड़ा भरपूर रहा है। जैसे साहब ने कहा कि भारत में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बाबा साहब की देन है, जो वाटर पॉलिसी है वो बाबा साहब की देन है, जो एयरपोर्ट बनाने का जो प्लान था, कहां पे क्या होगा, कैसे स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी जो योगदान है तो तलवार सामने गिनाया, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर वॉज वेरी कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो कहते थे कि आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ला ली, वन मैन वन वोट, लेकिन व्हाट अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? हम तो सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, अभी जो जातिवाद की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा एरिया है जिसके बारे में बहुत चर्चा और बहस होती है। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो बाबा साहब कहते हैं कि भैया पॉलिटिकल इक्वालिटी है, लेकिन अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो लाना बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब जो थे उनका जो इकोनॉमिक्स था, इट वॉज फोकस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग, इट वॉज फोकस्ड ऑन द कॉमन मैन, इट वॉज फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग एज अ सेंटर। प्रॉफिट मेकिंग जो है वो इकोनॉमी का पर्पज हर बार नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तो बाबा साहब तब से कर रहे हैं जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कोई सोचता नहीं था। आज भी भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ निगेटिव है, और बाबा साहब पहले से बोल रहे हैं कि भैया भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ये जो एग्रीकल्चर उसके ऊपर बहुत बोझ आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इवन एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से भारत ने आज तक जो है उसको सीरियसली ले लिया। आज हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो निगेटिव ग्रोथ है, कितने सालों से स्टैग्नेट है वो सेक्टर। हम जो बात करते हैं जो भारत है सुपर पावर बनेगा, अरे भैया इकोनॉमिक सेक्टर में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बढ़ता नहीं आगे, कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कैसे आगे बढ़ेगा कोई देश? बढ़ ही नहीं सकता। तो ये जो बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो बाबा साहब बहुत पहले से करते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो पूरा जो फोकस था वो था कॉमन मैन की तरफ। और एक कैसा फोकस था कॉमन मैन की तरफ, इसको देखने के लिए बाबा साहब का मैं एक सेंटेंस दूंगा, उसको एक्सप्लेन करके जो मैं अपना भाषण जो है यहाँ पे आज खत्म करूंगा। बाबा साहब बोलते हैं कि आइडल लेबर एंड आइडल कैपिटल डिफर इन वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो आपको कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है। ये चार है, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब इसको लेबर और जो कैपिटल है, पूंजी और मजदूर की तुलना करते हैं। और ये पॉइंट जो है गहराई से समझना जरूरी है। दिस इज यंग अम्बेडकर, ये यंग बाबा साहब जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी सोच देखो, उनकी गहराई है, देखो सोच की। क्या बोलते हैं बाबा साहब? आइडल लेबर एंड आइडल कैपिटल डिफर इन वन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट। कैपिटल एग्जिस्ट, कैपिटल अस्तित्व में होती है, बट लेबर लीव्स, जो मजदूर है वो जिंदा रहता है, जो पूंजी है वो अस्तित्व में रहती है, लेकिन लेबर क्या होता है? वो जिंदा रहता है। दैट इज टू से कैपिटल व्हेन आइडल डज नॉट ईट बट डज नॉट ऑल्सो कंज्यूम। तो जो कैपिटल है जब वो शांत रहती है, आइडल रहती है, तो वो अर्न नहीं करती है, वो अर्न नहीं करती है, लेकिन वो कंज्यूम भी नहीं करती है। बट आइडल लेबर को जो है वो अर्निंग भी नहीं होती है और वो कंजम्पशन भी करते जाता है इन ऑर्डर टू लीव। तो जो आप कैपिटल की बात जो कर रहे हैं, बाबा साहब का इकोनॉमिक्स जो है वो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एंटी कैपिटलिज्म है, वो बहुत मतलब डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत परफेक्शन निकलते बाबा साहब के इकोनॉमिक्स के। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो बाबा साहब बोलते हैं कि जो इंसान होता है, इंसान अगर काम नहीं करता है तो उसको खाने की भी जरूरत होती है और उसको जो है वो कोई प्रोड्यूस भी नहीं करता है, लेकिन वो कंजम्पशन करता है। तो वी कैन नॉट ट्रीट ह्यूमन बीइंग द सेम वे वी ट्रीट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन आप इसका गहराई से अर्थ समझेंगे कि जो बाबा साहब का जो इकोनॉमिक्स था, बाबा साहब का जो अर्थशास्त्र था, वो लोगों के ऊपर, जो जिंदा लोग हैं उनके ऊपर फोकस था। वो चाहते थे कि हर इंसान जो है उसका जो है वेलफेयर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड क्रीड एंड व्हाटएवर दे आर। आप कहां से आते हो, कॉमन मैन वाज द कंसर्न ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। तो पूंजी और जो मजदूर है,
अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब का जो पूरा ध्यान था, वो पूरा ध्यान जो है वो लोगों की तरफ था, इंसानों की तरफ था। उनको ऐसी पॉलिसी चाहिए थी कि जो इंसानों का विकास करे। तो ये जो सारी बातें मैंने कही, जो बाबा साहब का जो मतलब इकोनॉमिक विजन है, और आज की जो दुनिया है, हम हरदम ही जो है वो बाबा साहब को देखना चाहिए आज की नजर से, कि आज जो हो रहा है और बाबा साहब जो सोचते थे उसमें क्या तफावत है और हमें क्या करना है, हमें कैसे आंदोलन खड़ी करने हैं, हमें किस चीज के बारे में बात करनी है, हमें कौन से पेपर लिखने हैं, हमें कैसे जो है वो समाज को हमें सजग करना है। तो ये जो एरिया है जिसके बारे में हमने आज बात की, वो आज भी उतने महत्वपूर्ण है। आज भी भारत में जो है भूखमरी है, आज भी भारत के अंदर जो है वो जो हेल्थ इंडाइसिस है वेरी डाउन, आज भी भारत के अंदर जो इलिटरेसी जो है बहुत ज्यादा है, आज भी भारत के अंदर जिसको बोलते हैं हम पुअर हाउसिंग और सैनिटेशन, आप सब में जाके देखिए कितना पुअर हाउसिंग और सैनिटेशन। इंग्लैंड में तो लोगों को घर तक बनवा के दिए, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये पांचों अगर हम शत्रु देखेंगे मानवता के, तो पांचों शत्रुओं को जो है वो आज भी वैसे ही हमारे सामने गए हैं। और अगर हमको उनको मिटाना है तो जो रास्ता है वो बाबा साहब के मार्ग से जाता है भाई वगैरह। और जो हम महापुरुषों की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने शिवराय ने जो है नींव रखी, पुलिस साहब ने उसको आगे बढ़ाया और बाबा साहब ने उसको अल्टीमेट की तरफ लेके गया। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बाबा साहब को गहराई से समझे, बाबा साहब के विचारों को समझे, और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो किस प्रकार लागू कर सकते हैं, हमारी रणनीतियां कौन सी होगी, किस तरह से जो है वो पॉलिसी जो है उसको हम फ्रेमवर्क में, अगर सरकार नहीं लाती है तो हम किस प्रकार के आंदोलन जो है खड़े कर सकते हैं, उसके बारे में आज बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है भाई और बहनों। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अध्यक्ष भाषण हेतु हमारे क्षेत्रीय आयुक्त 2 आदरणीय श्रीमान शशांक राजदा सर को। आज